मेडिकल की तैयारी करने वाले उन समस्त विद्यार्थियों का मैं उमेश पांडे अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है यूबियंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बायोलॉजी प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस नीट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर डिफरेंट टाइप के जो मेडिकल एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं, उसी से रिलेटेड ये वीडियो तैयार की गई है। अगर आप क्लास 12th या क्लास 11th में बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ लें तो उसमें भी आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों से कि आप लोग इस वीडियो में जुड़े रहेंगे, आखिरी तक जुड़े रहेंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, एक एक करके सारे क्वेश्चन मैं समझाता चल रहा हूं, आप लोग सुनते चलेंगे, स्क्रीन पर देखते चलेंगे, क्वेश्चंस के ऑप्शंस देखते चलेंगे। जो आपको सही लगे वो आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स से कमेंट करते चलना है, और साथ ही अपनी कॉपी में भी लिखना है। जो भी आंसर हो उसको पूरा लिखना है, ABCD बिल्कुल नहीं लिखना है। जो आंसर सही लगे उसको पूरा लिखना है कॉपी में, और उसके बाद आप लोग आंसर की मुझसे मांग सकते हैं और अपने आंसर्स को मुझे सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर कोई क्वेश्चन दे रखा गया है तो ध्यान रखना, एक तो होता है कि स्टडी किसने की, ठीक है, स्टडी का मतलब डिस्क्रिप्शन किसने दिया, डिस्क्राइब किसने किया, ये अलग हो गया मैटर। एक होता है टर्म किसने दिया, टर्म मतलब होता है मेन जो नाम बनाया गया है, ये नाम किसने दिया। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने न्यू सिस्टमैटिक्स की जो नाम दिया गया है ये नाम दिया किसने। फर्स्ट ऑप्शन कैरोलस लिनियस ने दिया था, या बी ऑप्शन जूलियन हक्सले ने दिया था, सी ऑप्शन बेंथन एंड हुकर ने दिया था, एंड द लास्ट वन इज ऑसवाल्ड डिप्पो। तो ऑसवाल्ड डिप्पो की भी क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ी थी। कैरोलस लिनियस बेसिकली जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई थी आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेंथन एंड हुकर की थ्योरी पढ़ी होगी, जूलियन हक्सले के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। इनमें से कौन सा ऑप्शन किसके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक बेसिकली इंट्रोड्यूस बाय, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो सिस्टमैटिक से कुछ आंसर अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और अपनी कॉपी में लिखते चले। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल पूछा गया है। क्या पूछा गया है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता क्या है, नाम से लग रहा बाइनोमियल मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बेसिकली कितने नाम, 2 नाम। पहला नाम उसका जेनेरिक नेम, दूसरा नाम उसका स्पेसिफिक नेम, मतलब स्पीसीज को रिलेटेड, ठीक है। जेनेरिक नेम इससे जीनस से रिलेटेड होगा और स्पेसिफिक नेम स्पीसीज से रिलेटेड है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक सिस्टमैटिक होता है, क्या बनाने का, नाम बनाने का एक सिस्टम है, कंसिस्ट ऑफ 2 नेम। तो आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, फाइलम एंड स्पीसीज होगा, क्लास एंड स्पीसीज होगा, जीनस एंड स्पीसीज होगा, एंड द लास्ट वन स्पीसीज एंड सब स्पीसीज होगा। तो चारों में से बेटर ऑप्शन जो हो अपनी कॉपी में लिखते चले। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा क्या गया है, समझते चलते हैं। द मोस्ट नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ फेनेरोगेम्स वाज प्रपोज्ड बाय। तो फेनेरोगेम्स क्या होते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में। 9th क्लास की जो चैप्टर था बायोडाइवर्सिटी उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा फेनेरोगेम्स, ठीक है, क्रिप्टोगेम्स एंड द फेनेरोगेम्स। याद आ गया तो अच्छी बात है। ये बेसिकली प्रपोज किसने किया था, किसने डिस्क्राइब किया था, इसके बारे में किसने बताया था। पहला ऑप्शन है ए है हचिंसन, सेकेंड है बेंथन एंड हुकर, सी है लिनियस, एंड द लास्ट वन इज पी महेश्वरी। तो इन चारों में से बेटर ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, फेनेरोगेम्स वाज प्रपोज्ड बाय। तो किसके द्वारा प्रपोज किया गया। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आप लोग इतनी स्टडी कर चुके हो। 9th क्लास में भी ये क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रहे। द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कौन है। पहला है बेंथम एंड हुकर, सेकंड है अरिस्टोटल, थर्ड है कैरोलस लिनियस, एंड द लास्ट वन इज एंगलर। तो इन चारों में से कौन है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, समझ गए। वर्गीकी के जो पितामह कहे जाते हैं, वर्गीकी है क्या आखिर, टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा था। डिफरेंट टाइप के जो बायोडाइवर्सिटी में जो क्लासिफिकेशन हुई थी, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज की या डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनिज्म की, ये सारी क्लासिफिकेशन बेसिकली किस में होती है, इसी टैक्सोनॉमी में ही पाई जाती है। समझ में आ गई, टैक्सोनॉमी की ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। क्लियर हो गया। कौन होंगे फादर, लिख चुके होंगे। हु इंट्रोड्यूस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, हचिंसन ने किया था, बेंथम ने किया था,
कैरोलस लिनियस ने किया था या फिर फ्रांटले ने किया था? तो चारों में से बेटर का कौन सा लग रहा है आपको? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बताने की आवश्यकता तो है नहीं, अभी पहले क्वेश्चन में ही समझाया जा चुका है। नाम का क्या करना है यहाँ पर? नामकरण की पद्धति, मतलब नाम बनाने की एक प्रोसेस होती है। इसका मतलब ये हुआ जो भी जीव पाए जाते हैं दुनिया में, दुनिया का मतलब वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी जीव पाए जा रहे हैं उनके जो नाम है वो बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड होंगे, एक जेनरिक और दूसरा स्पेसिफिक नेम। तो दोनों ही ये जो तरीका बताया, बनाने का तरीका बताया, ये किसने बताया? चार ऑप्शन सामने लिखे हुए दिख गए हैं, हचिंसन, बेंथम, कैरोलस लिनियस एंड फ्रांटले। इन चारों में से कौन सा बेटर ऑप्शन आप लोग चूज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6, द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट इज इफेक्टिव। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है वो प्लांट के लिए अगर बात करें, इज इफेक्टिवली फ्रॉम, कहां से ये इफेक्टिव हुआ, मतलब कहां से चलन में आया, किस सन आया, किसने दिया, उसकी एज के हिसाब से आप लोग तैयार या आंसर बता सकते हैं। 15-1743, 15-1843, 15-1853 एंड द लास्ट वन इज 15-1753। इन चारों में से बेटर ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए? 7th क्वेश्चन, द साइज ऑफ अ हर्बेरियम शीट। हर्बेरियम शीट आप लोगों ने 9th क्लास में बनाई होगी। हर्बेरियम मतलब समझ में आ रहा, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज की आप लोग क्या कर रहे हैं, जो भी स्पीसीज है उसको एज ए स्पेसिमेन की तरह आप लोग अपनी कॉपी में, अपनी फाइल में बना के रखते थे, अपनी फाइल में चिपका के रखते थे। डिफरेंट टाइप की जो पेड़ पौधे थे उनकी पत्तियों को आप लोगों ने हर्बेरियम में सजाया होगा, ठीक है। उस शीट की जो साइज है वही आपको बतानी है, क्या 29x45 सेंटीमीटर या फिर 29x40 सेंटीमीटर या 29x41 या फिर 30x45 सेंटीमीटर। तो लेंथ क्या होती है? द साइज ऑफ अ हर्बेरियम शीट इज, कितनी होती है ये आना चाहिए। आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हर्बेरियम शीट की जो साइज होनी चाहिए बेसिकली कितनी होनी चाहिए। 8th में क्या पूछा गया है? टर्म स्पीसीज वॉज कॉइन्ड बाई, कॉइन मतलब समझ लेते हैं, आप लोगों को सुना होगा डिफरेंट टाइप की कॉइनिंग स्टोरीज। अब ये कॉइनिंग स्टोरीज क्या है? कॉइनिंग मतलब मन गढ़ंत कहानी, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी है। टर्म स्पीसीज एक मन की बनाई हुई रचना है, कल्पना है, जिसका नाम स्पीसीज रखा गया। ये जो कॉइन्ड स्पीसीज है ये दिया किसने था? ये जो नामकरण किया ये किसने किया? क्या जॉन रे ने कहा स्पीसीज होती है, या फिर लिनियस ने कहा कि स्पीसीज होती है, या वॉन हेलमोंट ने कहा कि स्पीसीज होती है, या फिर एरिस्टोटल महोदय ने ये कहा कि कोई चीज स्पीसीज भी हो सकती है? तो चारों मतलब क्या होगा राइट आंसर? आंसर देते चले। सेकंड जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 9th क्वेश्चन, बांदीपुर इन कर्नाटका इज द साइट ऑफ प्रोजेक्ट। किस चीज के प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है? अच्छा बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट को लेकर। तो प्रोजेक्ट टाइगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, हो सकता है इसमें क्वेश्चन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 20 दिखाई दे रहा है, 20 है। तो फिलहाल अब ज्यादा डीपली मैं नहीं बताऊंगा, तो इतना समझ लेते हैं कि बांदीपुर एक जगह है इन कर्नाटका में, इज द साइट ऑफ, किस चीज के लिए जानी जाती है? क्या एलिफेंट प्रोटेक्शन के लिए जानी जाती है, हंगुल के लिए जानी जाती है, टाइगर के लिए जानी जाती है, या फिर पीकॉक पाए जाते हैं यहाँ पर? आपके अकॉर्डिंग बांदीपुर इन कर्नाटका में क्या चीज ज्यादा देखने के लिए मिलती है? 9th क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑप्शन समझ में आ गए, आंसर दे चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 10, रेड डेटा बुक समझ में आ गया, क्या बात हो रही है? रेड डेटा बुक, ग्रीन डेटा बुक अलग है, रेड डेटा बुक अलग है। ये डील्स करती है किस चीज को? ऑप्शन ए एंडेमिक प्लांट, ऑप्शन बी प्लांट्स दैट आर एक्सटिंक्ट, ऑप्शन सी एनिमल्स ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जो एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे विलुप्त तो हो जा रहे हैं इन पर, या फिर प्लांट शोइंग फोटोपेरिडिज्म। ये होगा आपके अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, ऑप्शन समझ में आ गया, आंसर आप लोगों को देना है। 11th में दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ते चले आए होंगे। एसएसटी की बुक में भी डिफरेंट टाइप के नेचुरल पार्क्स आप लोगों ने पढ़े थे, उसमें से दुधवा नेशनल पार्क ही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। ये है कहाँ पर? क्या ये हिमाचल प्रदेश में है, या फिर ये उत्तर प्रदेश में है, मतलब आपके प्रदेश में है, या फिर मध्य प्रदेश में है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में है? दुधवा नेशनल पार्क है कहाँ? काफी बार सुना होगा आपने। ये पाया कहाँ जाता है, कहाँ मिलता है, कैसा है? कभी आप गए होंगे या सुना है इसके बारे में तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स प्रोटेक्टेड इन काजीरंगा सेंचुरी इज।
तो काजीरंगा नेशनल पार्क भी आप लोगों ने सुना था। तो स्पीसीज कौन सी यहाँ पर प्रोटेक्टेड की जाती है, किस स्पीसीज को यहाँ पर प्रोटेक्शन मिला है, तो किस चीज का प्रोटेक्शन मिला है, क्योंकि कुछ स्पीसीज धीरे धीरे एंडेंजर्ड हो रही हैं, उनको बचाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी ब्रीडिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट कार्यक्रम चलाए जाते हैं। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर स्पीसीज ऑफ एनिमल है जो प्रोटेक्ट की जा रही है, कहाँ पे, काजीरंगा सेंचुरी। कहाँ पे है पहले तो ये बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए कि ये है कहाँ। अगर मान लीजिए नहीं आ रहा तो कंफ्यूज मत होइए, आपका क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन क्या है, प्रोटेक्टेड कौन सा एनिमल किया जाता है काजीरंगा में, क्या मकाका मुलाटा ये है, या पैंथेरा टाइग्रिस ये होगा, या फिर पैंथेरा लियो होना चाहिए, या फिर राइनोसेरॉस यूनिकॉर्निस होना चाहिए। चारों में से आप लोगों को ऑप्शन समझ में आ गए, आंसर आप लोगों ने लिख लिया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 में क्या है, सिंपली पूछा गया है, क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर। इनमें से चारों में से कौन सा करेक्ट मैच पेयर है। ठीक है, बात करते हैं करेक्ट की। तो पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्या ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है, हमने सुना है कि धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अब ये बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि ड्यू टू द कई तरह की गैसेस होती हैं जो री रेडिएशन करती हैं। कहने का मतलब ये, पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आई, उन किरणों को वापस जाने से रोक देता है। कौन रोकता है, ग्रीन हाउस गैसेस। समझ में आ गई बात पूरी। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट से पहले हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैसेस समझ ली। तो डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, वो क्या करती हैं, गर्मी को बनाए रखती हैं, पृथ्वी का तापमान बढ़ाती रहती हैं, क्योंकि समझ में आ गई बात, इसी को हम लोग मानते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो वैश्वीकरण की अगर बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो धीरे धीरे तापमान जो पृथ्वी का है वो बढ़ता जा रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल। क्या क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपने कभी सुना, तो सुना होगा तो ये अच्छी बात है। क्या क्लाइमेटिक चेंज के बारे में, क्या इसमें कोई मीटिंग हुई थी कभी एक समय, क्या ये ऑप्शन सही होगा। सेकंड, इसके बाद जो ऑप्शन आ रहा, रामेसार कन्वेंशन, जो कि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड कभी हुआ होगा सेमिनार, ऐसा कुछ है, या फिर बेस ऑफ कन्वेंशन डाइवर्सिटी कंजर्वेशन के रिलेटेड है। इन चारों में से बेटर ऑप्शन कौन सा है आपके अकॉर्डिंग। आंसर आप लोग लिख चुके होंगे, काफी समय मिल रहा होगा आंसर लिखने के लिए, चलिए अच्छी बात है। फिर भी मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। बायोडाइवर्सिटी एक्ट समझ में आ रहा, बायोडाइवर्सिटी 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। होता क्या है, समझा भी देता हूँ। बायो का मतलब होता है लाइफ, लाइफ का मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब डिफरेंट। तो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज का पाया जाना किसी एक पर्टिकुलर रीजन में। समझ में आ गया, एक ही स्थान पर डिफरेंट टाइप के स्पीसीज का पाया जाना ही बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अब ये जो एक्ट है ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत देश में एक एक्ट बना बायोडाइवर्सिटी एक्ट, कब पास्ड किया गया था पार्लियामेंट में, इन द ईयर, किस साल पारित किया गया था, 1996, 1992, 2002 या फिर 2000 में। तो आपके अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इन इंडिया वी फाइंड मैंगोज। हम लोग क्या पा रहे हैं इंडिया में, मैंगोज पा रहे हैं। मैंगोज मतलब आम विद डिफरेंट फ्लेवर, है ना। आप लोगों ने सुना होगा दशहरी आम अलग होता है, उसके बाद मलिहाबादी आम अलग होता है। कई वैरायटीज ऑफ मैंगो भारत में देखने के लिए मिलती है, सुनने को मिलती है। कलर्स अलग अलग होते हैं, फाइबर कंटेंट उसमें अलग अलग पाया जाता है, शुगर कंटेंट अलग अलग पाया जाता है, एंड इवन शेल्फ लाइफ। क्लियर समझ में आ गया। द लार्ज वेरिएशन इन ऑन अकाउंट ऑफ, तो क्या है लार्ज वेरिएशन इन अकाउंट ऑफ, किस चीज को देखते हुए यहाँ पर वेरिएशन पाई गई। स्पीसीज डाइवर्सिटी है ये, इंड्यूस्ड डाइवर्सिटी, म्यूटेशंस है ये, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, या फिर हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है। क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, जो इतनी सारी हमको क्या मिल गया, इसके कैटेगरीज मिल गई। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम ट्रॉपिक्स इज। तो मेन कॉज क्या हो सकता है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज। कई तरह की स्पीसीज हैं, बायोडाइवर्सिटी आप लोग समझ गए होंगे, कई तरह की स्पीसीज हैं, धीरे धीरे इनका एक्सटिंक्शन हो रहा है। एक्सटिंक्शन मतलब ये धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, विलुप्त का मतलब गायब हो रहे हैं, गायब का मतलब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, या फिर ये कह लें कि इनकी प्रजातियां धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। आप समझ में आ गई बात। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये सॉइल इरोजन के लिए हो रहा है, या फिर सॉइल इरोजन की वजह से हो रहा है। बी ऑप्शन, क्या ये पॉल्यूशन की वजह से है। सी ऑप्शन, क्या डिफॉरेस्टेशन की वजह से है, या फिर एफॉरेस्टेशन की वजह से है। तो सिंपल समझ में आ गया होगा आप लोगों को,
बताना आपको है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन 17 पूछ रहा है विच वन इज हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो हॉट स्पॉट क्या होता है समझ लेते हैं। डिफरेंट टाइप की वेरिएशन जो हमारी पृथ्वी पे पाई जाती हैं। सपोज कीजिए एक स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म एक डिफरेंट प्रकार के पाए जाते हैं, तो वो उस प्रकार के ऑर्गेनिज्म का एक हॉट स्पॉट बन जाता है। समझ में आ गई। जैसे कंगारू आप लोगों ने सुना था कहाँ पाया जाता है, तो वो उस चीज़ के लिए क्या बन जाएगा, हॉट स्पॉट। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि विच वन इज हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी का एक हॉट स्पॉट है? क्या ईस्टर्न घाट्स हो सकता है, या फिर वेस्टर्न घाट्स, या फिर अरावली हिल्स, अरावली की पहाड़ियां, या फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन। समझ में आ गया। हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइंस में तो पढ़ते ही आ रहे हैं, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। 18th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच पेयर ऑफ जियोग्राफिकल एरिया शोज मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री। समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ में आया। विच पेयर ऑफ जियोग्राफिकल मतलब चार ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन में क्या दे रखा है, एक जियोग्राफिकल एरिया दे रखा है। इसी में आप लोगों को बताया गया सोर्स मैक्सिमम डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री, मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है। कौन कौन से ऑप्शन राइट हैं, या कोई एक ऑप्शन राइट होगा, देखते हैं। ए ऑप्शन में ईस्टर्न हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट, ये दोनों ही पेयर, या दोनों ही पेयर का मतलब समझ गया, ये ऑप्शन के जो पेयर दे रखे गए ये अपने आप में जाने जाते हैं मैक्सिमम डाइवर्सिटी के लिए। क्या ये सही होगा? या फिर बी ऑप्शन पे चलते हैं, सुंदरबन एंड रन ऑफ कुछ, क्या ये सही होगा? कुछ का मतलब यहाँ कच्छ से रिलेटेड है, आप लोगों ने नाम सुना होगा कच्छ जिला, तो वो तो बात की बात है। फिलहाल अब सी ऑप्शन पे चलते हैं, ईस्टर्न घाट एंड वेस्ट बंगाल, क्या ये जाना जाता है मैक्सिमम डाइवर्सिटी के लिए, डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के पाए जाने के लिए, या फिर डी केरला एंड पंजाब, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। किस चीज की जेनेटिक डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है इंडिया में, किस चीज की? क्या टीक, टीक मतलब आप एक पौधा समझ लेते हैं, टीक या मैंगो, वीट या टी। तो चारों ऑप्शन क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। टीक समझ में आ गया, मैंगो समझ में आ गया, वीट समझ में आ गया, या फिर टी। इनमें से किसकी वैरायटी या फिर किसकी जेनेटिक डाइवर्सिटी भारत में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अभी आप लोगों ने पढ़ा था प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन, कब लागू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर? अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब ये समझ लेते हैं, यहां पर प्रोटेक्शन किसको दी जा रही है? टाइगर को। सपोज कीजिए कोई इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो धीरे धीरे एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है, अगर किसी ने उसका शिकार कर दिया, जैसे सलमान खान के केस में बिल्कुल यही हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट लागू हो चुका था, कोई सन था, आप लोगों को आंसर देना था, वहां पे आंसर दे दिया, मान लीजिए किसी सन पारित हुआ था, उसके बाद डिफरेंट टाइप के स्पीसीज को बचाने के कार्य किए गए। अब बचाने के कार्य में कई तरह के नियम कानून बने, उसमें कहा गया अगर कोई प्राणी या फिर कोई मनुष्य अगर किसी ऐसे जीव को मार देता है जो एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ता है, तो उसके लिए काफी जुर्माना या जेल तक का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल वही चीज सलमान खान के केस में है। चिंकारा जो कि एक जीव है जो कि एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहा था, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के नेशनल पार्क्स में उसको प्रोटेक्शन दी गई थी, लेकिन इत्तेफाक, ठीक समझ में आ गई बात। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ ये आपको बताना, 1989 में, 1975, 1973 या फिर 1968। चारों में से बेटर आपको कौन सा लग रहा है, आंसर देते चले। 21 क्या है? IUCN स्टैंड फॉर, ये आप लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोग बायोडाइवर्सिटी पढ़ चुके हैं। डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी की जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में आप लोगों ने पढ़ा, क्या चीज़ थी बायनोमियल नोमेनक्लेचर? नाम बनाने की पद्धति थी, नाम बनाने का एक तरीका था, जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंट टाइप के स्पीसीज के क्या बना रहे थे, नेम बना रहे थे। समझ में आ गई। वो जो नेम थे वो स्पीसीज और जेनस से रिलेटेड थे। क्लियर हो गया। अब IUCN क्या होता है? क्या इसका फुल फॉर्म इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर हो सकता है, या फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसा कुछ पढ़ा था आपने, या फिर सी इंडियन यूनियन फॉर केमिकल नोमेनक्लेचर ये है, या फिर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये सही होगा। कौन सा सही होगा आपको बताना है, आंसर आप देते चलें। कहीं कोई डाउट अभी भी आ रहा है, मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही है, तब भी आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि सर थोड़ा सा धीमे पढ़ाइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा आप लोग बता सकते हैं। समझ में आ रहा है तो पॉजिटिव कमेंट तो बनता है, बिल्कुल कमेंट करें, जितना अच्छा हो सके उतना ज़्यादा कमेंट करें। वीडियो लग गई हो, अच्छी लग गई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दिया होगा सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि वो लोग भी
तैयारी कर रहे होंगे, नीट की तैयारी कर रहे होंगे, डॉक्टरी लाइन में जाने की तैयारी कर रहे होंगे, डिफरेंट टाइप के कंपटीशन एग्जाम्स उनके सामने आने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है बेसिकली। समझ में आ रहा हो वीडियो? 22 में देख लेते हैं क्या, द इंडियन राइनोसेरॉस, राइनोसेरॉस मतलब दरियाई घोड़ा होता है, इज अ नेचुरल इनहैबिटेंट ऑफ विच वन ऑफ द इंडियन स्टेट, कहाँ पाया जाता है, यही तो पूछा है। ए ऑप्शन, क्या उत्तराखंड का पाया जाने वाला एनिमल है, या उत्तर प्रदेश का, या हिमाचल प्रदेश का, या फिर असम का। चिड़ियाघर गए होंगे, ऊपर बड़े बड़े बोर्ड में लिखा होगा राइनोसेरॉस। कभी कभी कुत्ते आते हैं, नजर आते हैं पानियों में, देखा होगा आप लोगों ने, बहुत भारी भरकम होते हैं शरीर वाले, है ना, भूरे और ब्लैक कलर में देखे गए हैं। तो राइनोसेरॉस समझ में आ गया, कहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन में। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, दिखाई दे गया होगा, लिख चुके होंगे। 23 पे चलते हैं, टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी। ठीक है, टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज लाइक बोन्स विदाउट फ्लैश। समझ में आ गई बात, मतलब टैक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी, फाइलोजेनी मतलब डिफरेंट टाइप की जो कैटेगरीज होती हैं उन्हीं को देखते हुए हम लोग टैक्सोनॉमी तैयार करते हैं। अगर ये ना हो तो टैक्सोनॉमी तैयार करना बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है। नेचुरल सिस्टम होता है, आर्टिफिशियल सिस्टम होता है और फाइलोजेनी सिस्टम होता है। क्लियर हो गया? इसको देखते हुए हम लोग क्लासिफिकेशन तैयार करते हैं और यही क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी के अंतर्गत रखा गया है। क्लियर हो गया? उसी तरह से लाइक क्या चीज, फाइलोजेनी इज लाइक बोन्स विदाउट फ्लैश। समझ गए? फ्लैश मतलब यहाँ पर मांस से है, तो मांस किसके बिना है अधूरा, हड्डियों के बिना अधूरा है। ये जो रिमार्क किया गया, किसने रिमार्क किया, ये तथ्य, ये जो बात कही गई किसके द्वारा कही गई, जॉन हचिंसन ने कहा, या फिर तख्ताजान ने कहा, ऑसवाल्ड टिप्पो ने ये बात रखी, या फिर बेंथम एंड हुकर ने ऐसा कुछ कहा। आपको समझ में आ गया ना? 4 ऑप्शन फिर से एक बार देख लीजिए, 3 ऑप्शन इधर वाले पेज पे और 1 ऑप्शन इधर वाले पेज पे है। ठीक है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। दी स्पेसिमेन, कोई स्पेसिमेन की बात हो रही है, यूज फॉर ओरिजिनल पब्लिकेशन बाय द ऑथर इज, यूज फॉर ओरिजिनल पब्लिकेशन। ठीक है, ध्यान रखना, कैसा पब्लिकेशन है, ओरिजिनल पब्लिकेशन है, बाय द ऑथर, तो किस प्रकार में आएगा, आइसोटाइप होगा, सिनोटाइप होगा, हेलोटाइप होगा, लेक्टोटाइप होगा। डिफरेंट टाइप के टाइप्स आप लोगों ने पढ़े थे, जिसमें यहाँ पर बात हो रही है वो किस तरह की बात हो रही है, कोई स्पेसिमेन खोजा गया है, प्राप्त किया गया है, ढूंढा गया है। सपोज करिए आप लोग रिसर्च पे हैं, ठीक है, रिसर्च पे आप लोगों ने एक नया प्लांट खोज निकाला, ठीक है, उस प्लांट को कभी भी किसी अन्य साइंटिस्ट ने नहीं खोजा था। क्लियर बात समझ में आ रही? उसी का पब्लिकेशन आप करने जाते हैं, ओरिजिनल पब्लिकेशन। तो इस स्पेसिमेन के पब्लिकेशन को आप लोग क्या कहोगे, क्या ये आइसोटाइप होगा, क्या ये सिन टाइप होगा, होलोटाइप होगा, या फिर लेक्टो टाइप होगा। तो चारों टाइप से आप लोग नेट पे ढूंढ के पता भी कर सकते हैं इनका प्रकार का मतलब क्या होता है। क्लियर समझ में आ गई? टाइप अगर आप लोगों को नहीं पता तो मतलब आप लोगों को मैं बाद में बता दूंगा, आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 25, 2 और मोर स्पीसीज ऑक्यूपाइंग द सेम एंड द ओवरलैपिंग एरियाज आर कॉल्ड। समझ में आ गई बात? 2 और मोर स्पीसीज, 2 या 2 से अधिक स्पीसीज सेम और ओवरलैपिंग एरिया में पाई जाती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या सिबलिंग कहलाते हैं, क्या सिम्पैट्रिक कहलाते हैं, एलोपैट्रिक कहलाते हैं, या फिर सब स्पीसीज कहलाते हैं? इनमें से क्या कहलाते हैं? समझ में आ गई कहानी? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसका आंसर आप लोग दे लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ कैटेगरी। तो कैटेगरी पढ़ा था, कैटेगरी थी क्या? बेसिकली जो कैटेगरी की बात यहाँ पर हो रही है वो एक हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। अब हायरार्की क्या होती है? एक सिस्टमेटिक पोजीशन होता है जिसमें किसी एनिमल के क्लासिफिकेशन को रखा गया होता है। समझ में आ गई बात? अब कौन सा कैटेगरी के अंतर्गत आता है और कौन सा नहीं आता? 4 ऑप्शन सामने हैं, क्या चारों सही हैं? ऑर्डर, फैमिली, जीनस या फिर डी, ऑल ऑफ दिस, ये तीनों ही क्या कंसीडर किए जाते हैं किसी कैटेगरी के अंतर्गत? अब आपको सवाल का जवाब देना है, आंसर लिख चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन, तो फेनेटिक की बात हो रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात? फेनेटिक क्लासिफिकेशन, अभी इससे पहले फाइलोजेनी की बात हुई थी और नेचुरल क्लासिफिकेशन और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, उसी तरह से ही एक क्लासिफिकेशन है जिसका नाम है फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो बेस्ड होती है किस चीज पे? द एंसेस्ट्रल लीनेज, द एंसेस्ट्रल लाइनेज,
ठीक है, समझ में आ गया। लाइनिएज ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उनकी लाइनियर को देखते हुए, उनके पूर्वजों को देखते हुए क्या ये क्लासिफिकेशन जो बताई गई है क्या ये फेनेटिक कहलाती है, या फिर डेंड्रोग्राम बेस्ड ऑन डीएनए कैरेक्टरिस्टिक्स को देखिए जो बनाई गई है वो कहलाएगी, या सी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को देखते हुए जो क्लासिफिकेशन तैयार की जाती है उससे क्या फेनेटिक कहेंगे, या फिर डी ऑब्जर्वेबल, मतलब ऑब्जर्व कर लिया किसी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को, उसी से रिलेटेड हमने ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन तैयार कर दी, तब इसको हम क्या बोलेंगे, फेनेटिक। आपको बताना है। 4 ऑप्शन समझ में आ गए, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर देते चलें। 28 में टू प्लांट्स कैन बी कंक्लूसिवली सेड टू बी अलोंग, क्या कहलाते हैं, टू द सेम स्पीसीज इफ दे, कब कहलाएंगे ये लोग, कब कहलाएंगे सेम स्पीसीज, जब ए ऑप्शन हैव मोर देन 90% सिमिलर जीन्स, जब इनके 90% सिमिलर जीन्स मैच कर जाएंगे तभी ये सेम स्पीसीज कहलाएंगे, या फिर देखने में लुक सिमिलर लगेंगे एंड पॉजेसेस आइडेंटिकल सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज, मतलब देखने में सेम लगेंगे तब आप लोग बोलोगे, या फिर उनके जीन्स सिमिलर होंगे 90% तब बोलोगे, या सी हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है तब आप लोग बोलोगे कि दोनों स्पीसीज सेम है, या फिर कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विच ईदर अदर एंड फॉर्म सीड, या फिर तब बोलोगे जब फ्रीली अवस्था में वो लोग रिप्रोडक्शन कर सकें और फॉर्म करें सीड को, सीड बना दें, ठीक है, तब कहोगे कि दोनों स्पीसीज एक ही वैरायटी की हैं। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, आंसर ऑप्शन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 फाइलोजेनेटिक सिस्टम, समझ में आ गया ना, फाइलोजेनेटिक इससे पहले पढ़ा था क्या होता है, ये तो बात की बात है। दिया किसने, फाइलोजेनेटिक सिस्टम दिया किसने, ये बताना है। क्या ए एंगलर एंड प्रेंटल ने दिया था, या फिर बी प्लिनी ने दिया था, या सी जॉन रे ने दिया था, या फिर डी R.H. विटेकर। चारों में से किसने दिया था? R.H. विटेकर, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड ये साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, R.H. विटेकर, जिन्होंने किंगडम की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की थ्योरी को समझाया था, बताया था। इन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये जो सारे किंगडम बनाए थे इन्होंने ही कहे थे कि मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, फंगी होता है, प्लांटे होता है और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम होते हैं इन्हीं के अकॉर्डिंग। इसी वजह से इनको बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन या फिर R.H. विटेकर की क्लासिफिकेशन। सिस्टमा नेचुरी इज रिटन बाय, एक बुक है जिसका नाम है सिस्टमा नेचुरी। क्वेश्चन नंबर 30 पे है। तो क्या क्वेश्चन है? सिस्टमा नेचुरी रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई ये किताब है? किसने लिखी? क्या ये अरिस्टोटल ने लिखी? हिंदी में इनको अरिस्तु बोलते हैं। क्या अरिस्टोटल ने लिखी, लिनियस ने लिखी, हिप्पोक्रेट्स ने लिखी या फिर डार्विन ने लिखी? किसने लिखी? याद आ रहा होगा क्लास 9 की, थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चंस रखे गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लास 9 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करते चल रहे होंगे। बेसिकली ये जो बुक है, ये जो बुक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखे गए हैं कंपटीशन लेवल के हैं। आप लोग कंपटीशन लेवल में अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो ध्यान रहे 9th क्लास के क्वेश्चंस भी आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि वो भी कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इशूड बाय, या फिर कब इशूड की गई थी इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब जिसने दी होगी उसी किताब होगी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या फिर सिस्टमा नेचुरी। समझ में आ गई बात? तो ए ऑप्शन सिस्टमा नेचुरी, बी ऑप्शन जेनरा प्लांटेरम, सी ऑप्शन जेनरा एनिमेलियम, डी ऑप्शन हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, ये चारों बुकें हैं, ध्यान रखना ये चारों क्या है? किताबें हैं। तो इन किताबों को किसने लिखा? अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इन चारों किताबों के जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम भी जरूर समझते चले, पढ़ते चले, याद करते चले। तो सिस्टमा नेचुरी, जेनरा प्लांटेरम, जेनरा एनिमेलियम या फिर हिस्टोरिया प्लांटेरम, इन चारों में से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज फर्स्ट इशूड इन, किसमें इशूड किया गया था, किसमें देखने के लिए मिला था? क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज इज मेनली बेस्ड ऑन, तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज, किसी स्पीसीज के बारे में अगर बात करें तो बायोलॉजिकल कंसेप्ट जो तैयार किए जाते हैं स्पीसीज के, बेसिकली बेस्ड होते हैं किस चीज़ को लेकर? मॉर्फोलॉजी को लेकर एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को लेकर, या फिर बी ऑप्शन मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली, या फिर सी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ओनली, या डी ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के तौर पे इसी का जो है बेस्ड किया जाता है। क्या ये सही होगा? ऑप्शन दे चुके होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, which was the first national park established in India? तो पहला नेशनल पार्क भारत में कौन सा था जो स्टेबलाइज्ड हुआ था? ए कान्हा नेशनल पार्क, बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी
काजीरंगा नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क। अच्छा, आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ये भी समझते हैं ये सारे पार्क्स कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पर बने हुए हैं, ये भी याद करें। ठीक है, फिलहाल तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। क्वेश्चन सिंपली पूछा गया है पहला नेशनल पार्क भारत में कहाँ बना था। कान्हा नेशनल पार्क बना था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था, काजीरंगा था या फिर गिर नेशनल पार्क। मतलब नाम दे रखे गए, जगह नहीं दे रखी गई, तो कौन सा पहला नेशनल पार्क भारत का कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गई कहानी। क्वेश्चन नंबर 32, लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज वर रिलीज बाय, किसके द्वारा रिलीज की जाती है, ये बताया किसके द्वारा जाता है, कौन सी संस्थान है या फिर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो बताता है कि ये स्पीसीज इंडेंजर्ड है। क्या ये IUCN का काम है, BBC का काम है, WCC का काम है या फिर UN का काम है। इन चारों के फुल फॉर्म आप लोगों को आते होंगे। IUCN का फुल फॉर्म तो इसी क्वेश्चन जो क्विज चल रही है उसमें पूछा भी गया था, आप लोगों को याद भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर तक चलते हैं। द फेमस बोटेनिकल गार्डन ऑफ क्यू बोटेनिकल गार्डन है, पाया कहाँ जाता है, क्या ये भारत में है, नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, अगर आप लोग लिख रहे हैं तो लिखते चलें कमेंट बॉक्स में, हर एक चीज़ आप लोग लिखते चलें। और अगर नहीं आता आपको ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग कोशिश करें, क्या ऑप्शन सही हो सकता है आपको ऑप्शन सही हो, आपके दिमाग में जो आपने पढ़ा हो सकता है भूल गए हो, या फिर आप लोग सही ऑप्शन लगा रहे हो। इंग्लैंड में हो सकता है, जर्मनी में हो सकता है या फ्रांस में हो सकता है। चारों में से कहाँ पर बोटेनिकल गार्डन ऑफ क्यू कहाँ पर है, लोकेटेड कहाँ पर है, यही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जिसका नाम है 36, टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक क्या कहलाता है, क्या क्लास कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है, टैक्सॉन कहलाता है या फिर फाइलम कहलाता है। तो नाम से लग रहा होगा टैक्सोनॉमिक ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो किससे रिलेटेड है, क्लास से है, ऑर्डर से है, टैक्सॉन से है या फिर फाइलम से है। चारों में से किससे रिलेटेड है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। क्या है, द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज लोकेटेड इन, कहाँ पर ये सबसे लार्जेस्ट हर्बेरियम पाया जाता है। क्या ये नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ में है या फिर लॉयड बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है या फिर इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर में है, हावड़ा में, या फिर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है। तो चारों ऑप्शन फिर से एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, क्या ये आपके प्रदेश में है, क्या ये आपके जिले में है या फिर इसके बाहर है। तो समझ में आ रही होगी बात। 37 समझ में आ गया, लिख लिए। अब बात करेंगे 38, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। समझ में आ गई बात, क्या कह रहे हैं, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन की बात हो रही है। समझ में आ गई क्या है, एज वी गो फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की में। ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा। द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स किस में होगा, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या ये धीरे धीरे घटते जाएंगे, क्या धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, क्या ये सेम हो जाएंगे या फिर में इंक्रीज और डिक्रीज, कभी बढ़ेंगे कभी घटेंगे। तो क्या लगता है, अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ चलें, सपोज करिए स्पीसीज, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन जैसे ही स्पीसीज के ऊपर जाओगे कहाँ, जीनस में, तो नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होंगे, और ज्यादा बढ़ जाएंगे। समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ रही होगी, लाइक कर चुके होंगे, शेयर भी किए होंगे, और सब्सक्राइब तो चैनल मस्ट है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशंस के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। आप लोगों के जो नीट है, आप लोग कंपटीशन लेवल के जो एग्जाम्स है उसको निकलवाने का मैं थोड़ा सा अपना प्रयास कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस प्रयास को मेरा जो है और ज़्यादा फीडबैक के माध्यम से आप लोग मुझे पॉजिटिव वे में आप लोग समझाते चलोगे कि नहीं सर आपका वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक करते चलोगे वीडियो। तो समझ में आ गई बात, क्या है, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ रहे हैं तो टैक्सोनॉमी हायरार्की में द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, बढ़ेंगे घटेंगे, सेम रहेंगे या फिर कभी बढ़ेंगे या कभी घटेंगे। 38 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस, ठीक है, सफिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रीफिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल वही चीज कही जा रही है। यहाँ पर कौन सा सफिक्स जोड़ते हैं, यूज फॉर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट इंडिकेट्स एट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। फैमिली बनानी है, सपोज कीजिए कोई प्लांट है, उसकी कोई फैमिली है, फैमिली का जो नाम लिखेंगे उस नाम में बेसिकली आप लिखोगे क्या, तो नाम में लिखना क्या है ये आप लोगों को बताना है, नाम में क्या सफिक्स जोड़ देंगे, तो कौन सा सफिक्स जोड़ने के बाद फैमिली तैयार हो जाएगी, ये आप लोगों को ऑप्शन में दे रखा गया है। क्या फैमिली के लास्ट में एलीज लगा देंगे, फैमिली के लास्ट में एसीएसी लगा देंगे, फैमिली के लास्ट में ओनी लगा देंगे या फिर एई लगा देंगे, चारों में से कोई एक चीज जोड़ने के बाद फैमिली तैयार होती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, प्लांट में बेसिकली समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। जीनस जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, जीनस किसी ऑर्गेनिज्म का रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को लेकर, एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल को लेकर, या अ कलेक्शन ऑफ प्लांट और एनिमल, या फिर ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल्स, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या लगता है, जीनस रिप्रेजेंट करता होगा, जेनेरिक नेम तो समझ में आ गया, लेकिन रिप्रेजेंट किसको कर रहा,
चारों ऑप्शन स्क्रीन पे हैं, देख चुके होंगे, आंसर लिख चुके होंगे। 41 द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन इक्विवेलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। समझ में आ गई बात। द टैक्सोनॉमिक यूनिट, जो टैक्सोनॉमिक यूनिट है किसी फाइलम की, किसी क्लासिफिकेशन में किसी एनिमल की, समझ में आ गई कहानी पूरी। ये इक्विवेलेंट होती है टू विच हायरार्किकल लेवल पे, ठीक है। कौन से हायरार्की लेवल पे ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में इक्वल होती है? क्या ये क्लास में इक्वल होगी, क्या ऑर्डर में, या डिवीजन में, या फिर फैमिली में? याद आ गया होगा हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन पढ़ते समय आप लोगों ने किंगडम के बाद क्या लिखा था? किंगडम के बाद आप लोगों ने फाइलम लिखा था। ये फाइलम सिर्फ और सिर्फ एनिमल को रिलेट करता है। तो प्लांट के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं? आंसर आपके सामने है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना है, आंसर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 बोटेनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव, क्या चीज होती है उनके पास? ए कलेक्शन ऑफ एंडेमिक लिविंग स्पीसीज केवल होती है, या फिर कलेक्शन ऑफ एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज होती है, या फिर कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीसीज, दोनों ही रखते हैं, या फिर ओनली लॉयल प्लांट्स एंड एनिमल्स? इन चारों में कौन सा सही होगा? आंसर लिख लिया आप लोगों ने। टाइम प्रॉपर मिलना, स्पीड बिल्कुल भी लो लेके चल रहा हूं मैं, ज़्यादा स्पीड में मैं नहीं चल रहा हूँ, समझाता हर एक क्वेश्चन चल रहा हूँ हिंदी में। समझ में आ गई? स्क्रीन तो आपकी इंग्लिश में है पूरी, लेकिन समझाता मैं किस में चल रहा हूँ? हिंदी में समझा रहा हूँ। समझ में आसानी से आ रही होगी, लेकिन इंग्लिश मीडियम में तब भी आप लोगों को जानना जरूरी है। टैक्सोनॉमिक की, समझ में आ गई किस चीज़ की बात कर रहे हैं? टैक्सोनॉमिक की, ठीक है। टैक्सॉन की बात हो रही है, उसी की बात हो रही है। इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल इन द आइडेंटिफिकेशन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये दोनों ही चीज किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में रखी गई है? टैक्सोनॉमी में रखी गई है। क्लियर हो गया? टैक्सोनॉमी था क्या? पढ़ लेते हैं फिर से एक बार। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमिक, ठीक है, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ, किस चीज के प्रिपरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है? मोनोग्राफ्स के इस्तेमाल किया जाता है। बी फ्लोरा के इस्तेमाल किया जाता है। बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं? दोनों या चारों ऑप्शन में कौन सा सही है ये आप लोगों को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? इनमें से कौन सा ऑप्शन डिफाइन करता है किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को? तो ए है क्या ग्रोथ, क्या ग्रोथ बताएगा कि वो लिविंग है, या फिर एबिलिटी टू मेक साउंड, कोई चीज साउंड करे वो बताएगा, या फिर कोई रिप्रोडक्शन करे वो होगा सही, या फिर रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये सही होगा। तो चारों में से आपके अकॉर्डिंग कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस कर रहा है? 45 समझ लेते हैं क्या है। माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लैकिंग लोकोमोटरी एबिलिटी एंड ड्रिफ्टिंग विद वाटर करेंट्स आर। समझ में आ गई बात? क्या कह रहा है? माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? एक्वा मतलब पानी में पाए जाते हैं। लैकिंग लोकोमोटरी एबिलिटी मतलब लोकोमोशन नहीं कर सकते। लोकोमोशन मतलब चलने का काम बिल्कुल नहीं कर सकते। एंड ड्रिफ्टिंग विद वाटर, और धीरे धीरे वाटर से क्या होते हैं? आगे बढ़ते हैं, वाटर करंट से आगे बढ़ते हैं। ये कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? इनका नाम क्या है यही बताना है आप लोग। क्या ये प्लैंकटन है ए, या नेक्टॉन है बी, या प्लेस्टॉन है सी, या सेस्टॉन है डी? चारों में से कोई एक ही सही होगा। आंसर आप लोग एक बार देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो आप लोगों को बेटर लगे आप लोग आंसर लिखते चलें। नेक्स्ट पेज पे 4 ही 5 क्वेश्चन रह गए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों ने एंड तक देखी होगी, और लाइक शेयर कमेंट तो आप लोगों ने कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, और अपने दोस्तों से भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपके लिए ही बना हुआ चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पर्टिकुलर? किस चीज़ के लिए जाना जाता है? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए। तो देख लेते हैं कौन सी कैटेगरी फाइंड सही है। तो देखते हैं, टाइगर के लिए क्या टाइग्रिस स्पीसीज सही है? कटल फिश के लिए क्या मोलस्का सही है क्लास? या फिर ह्यूमंस के लिए क्या प्राइमेटा फैमिली सही होगा? या हाउस फ्लाई के लिए मस्का ऑर्डर सही है? तो ये इनमें से कौन सा राइट होगा ये आप लोगों को बताना है। समझ में आ गई कहानी पूरी। 47 द हायरार्किकल अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में लिखना है। किस चीज को? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी मतलब हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन, घटते हुए क्रम में। तो कहाँ से घटेगा? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सही होगा। या बी किंगडम के बाद डिवीजन आएगा, ये ज़्यादा सही होगा। डिवीजन के बाद फाइलम आएगा,
उसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। या सी ऑप्शन सही होगा, किंगडम, क्लास, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली एंड जीनस, ये सही होगा। डी ऑप्शन, डिवीजन पहले आएगा, किंगडम बाद में आएगा, क्लास, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली और जीनस और लास्ट में स्पीसीज। तो चारों में से आप लोग इतना तो जानते होंगे कि जीनस के बाद क्या आता है, स्पीसीज आता है। ये दोनों चीज़ें तो जुड़ी हुई मिलेंगी, जीनस के बाद स्पीसीज। तो सी ऑप्शन क्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लियर, समझ में आ गई बात। तो 3 ही ऑप्शन बचे, कौन कौन से, डी बचा, बी बचा, ए बचा। तो अब देखते हैं जीनस के बाद स्पीसीज तीनों में आ रही, अब इन्हीं में से आप लोगों को उत्तर देना है। 48 पे चलते हैं। इन फिश, काटला, काटला, ठीक है, एक वैरायटी ऑफ फिश होता है जिसका नाम है काटला, काटला, ठीक है, जूलॉजिकल नेम है। ऑफ द स्पीसीज नेम, स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल विद द जेनेरिक नेम, दस इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का एग्जाम्पल है, ऑटोनिम का है, टॉटोनिम का है, सिनोनिम का है, होमोनिम का है। मतलब जो काटला काटला है, जैसे होमो सेपियंस सेपियंस, उसी तरह काटला काटला जो स्पेसिफिक नेम है ये आइडेंटिकल है विद द जेनेरिक नेम से, दोनों ही सेम है, इसलिए ये एग्जाम्पल हो सकता है किस चीज का, ऑटोनिम, टॉटोनिम, सिनोनिम, होमोनिम। चारों में से कौन सा सही होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 जो क्वेश्चन है, द बायोलॉजिस्ट हु हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किस साइंटिस्ट, किस बायोलॉजिस्ट को बोला जाता है। ऑप्शन ए लिनियस को कहा जाता है, ऑप्शन बी अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है, सी ऑप्शन डेनर को कहा जाता है, या डी विटेकर। तो आपको क्या लगता है 49 क्वेश्चंस का क्या राइट आंसर होगा। किसे बोलते हैं डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, किसे कहा जाता था, लिनियस को, अर्नेस्ट मेयर को, डेनर को, या फिर विटेकर को। यहां तक ये वीडियो समाप्त हो गई है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सारे आंसर्स अपनी कॉपी में लिखा होगा, उसी का स्क्रीनशॉट या फिर उसी की कैप्चर इमेज मुझको आप लोग व्हाट्सएप करोगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग जानते ही हैं 9120025555। इस पर आप लोगों को अपने सोल्यूशंस विद इन 1 आवर, विद इन 2 आवर, जब भी आपको समय मिले, जब भी आप ये वीडियो कंप्लीट करके देख लें, तुरंत ये वीडियो की जो सी इमेजेस आप लोग हैं वो खींच के क्लिक करके आप लोगों को मुझे व्हाट्सअप कर देना है। मैं उसका इवैल्यूएशन करूंगा और बताऊंगा आप लोगों के कितने टोटल मार्क्स हैं। आंसर की जानने के लिए भी आप लोगों को व्हाट्सएप करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन सारे समझ में आ गए। अगर किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो अपने डाउट्स को आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। हमेशा मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऐसी वीडियो लेकर आता हूं। उम्मीद करता हूं सारी वीडियो आप लोग पसंद करते होंगे। लाइक शेयर कमेंट बनता है। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। अपने दोस्तों से इस चैनल के लिंक को भी सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।